गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अधिनायक तंत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आधुनिक युग को आप जानते हो लोकतंत्र का युग कहा जाता है, परंतु हमें धीरे धीरे ये भी लगता है कि ये जो युग है लोकतंत्र का युग, ये धीरे धीरे अधिनायकवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अनेक विद्वानों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मूल्यांकन किया और उससे निष्कर्ष निकाला कि आने वाली जो सदी है उसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अस्तित्व में रहेंगी। लेकिन फिर भी दुनिया में आज अनेक ऐसे देश हैं जिसमें लोकतंत्र के विपरीत शासन प्रणालियां, जिसको हम अधिनायक तंत्र कहते हैं, वो भी प्रचलन में हैं। जैसे लैटिन अमेरिका के कुछ देश, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश और एशिया महाद्वीप के कई देश जहां निरंकुश शासन व्यवस्थाएं अस्तित्व में हैं। और इन महाद्वीपों में जहां जहां लोकतांत्रिक शासन हमें दिखाई देता है, उनमें भी निरंकुश शासन व्यवस्थाओं का ही बोलबाला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के समान ही अधिनायक तंत्र के भी कई अर्थ एवं रूप पाए जाते हैं, जिनका हम आगे देखेंगे कौन कौन से अधिनायकवाद के रूप पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं अधिनायक तंत्र का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं। अधिनायक तंत्र किसी न किसी रूप में हमेशा बना ही रहा है। चाहे प्राचीन काल की बात करें, मध्यकाल की बात करें, आधुनिक काल की बात करें, हमेशा किसी न किसी रूप में अधिनायकवाद शासन प्रणाली का में हमेशा बना रहा है। लेकिन इतना अवश्य है कि प्राचीन काल में जो अधिनायकवाद था वो आधुनिक अधिनायक तंत्र से थोड़ा सा भिन्न था। तो इस स्पष्टता के लिए हम प्राचीन काल में अधिनायक तंत्र का अर्थ देखेंगे और फिर आधुनिक काल में अधिनायकवाद का अर्थ हम देखेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं प्राचीन काल में अधिनायक तंत्र का अर्थ क्या होता है। अधिनायक तंत्र का शब्द दिमाग में आते ही उसके प्रति हमारे दिमाग में दुर्भाव की दृष्टि आती है। हम उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जो अधिनायकवाद था या अधिनायक तंत्र था, उसको दुर्भाव की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। प्राचीन काल में ऐसी शासन व्यवस्था दो कारणों से स्थापित होती थी। या तो संकट के समय सफलता से मुकाबला करने के लिए, या फिर लोक कल्याण के लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्राचीन काल में अपनाई जाती थी। या तो किसी देश में कोई विशेष संकट आ जाता था उसका सामना करने के लिए, या फिर लोक कल्याण के कार्यों को शीघ्रता से करने के लिए प्राचीन काल में विभिन्न देशों में अधिनायक तंत्र की स्थापना की जाती थी। रोमन साम्राज्य में संकट के समय और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और इन अधिकारियों को उस संकट का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की शक्तियां दी जाती थी और इन्हें अधिनायक या डिक्टेटर कहा जाता था। आप समझ रहे होंगे, हम रोमन साम्राज्य की बात कर रहे हैं जहां संकट के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और इन अधिकारियों को शक्ति से लैस किया जाता था, इनको विशिष्ट शक्तियां प्रदान
की जाती थी और इन्हीं अधिकारियों को अधिनायक कहा जाता था, डिक्टेटर कहा जाता था। इनको अधिनायक इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें आदेश देने की असीम शक्तियां प्राप्त रहती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं, मूल रूप में अधिनायक शब्द का अर्थ है आदेश देने वाला। आप समझ रहे होंगे, मूल रूप में अधिनायक का अर्थ है आदेश देने वाला। रोम में अधिनायक को संकट का सामना करने के लिए सर्वोच्च शक्तियां सौंपी जाती थी, ये हम देख चुके हैं। और संकट समाप्त होने पर अधिनायक का पद भी समाप्त हो जाता था। अर्थात अधिनायक का जो पद होता था, अधिनायक की जो व्यवस्था होती थी, वो अस्थायी होती थी। और अधिनायक का चुनाव भी कानूनी तरीके से होता था ताकि वह अत्याचारी न बन सके। और अत्याचारी न बन सके इसके लिए उसके ऊपर अनेक कानूनी रोक लगे रहते थे। कानून के द्वारा उसकी शक्तियां भी सीमित रहती थी और उसके लिए आवश्यक था कि वह अपनी शक्ति के प्रयोग को, संकट काल के समय जो जो उसने शक्तियां प्रयोग में की हैं, उन शक्तियों को स्थायी अधिकार शक्ति की जांच के लिए प्रस्तुत करता था। यानी अधिनायक तंत्र के पास जो शक्तियां थी, जिन शक्तियों का वो प्रयोग करता था, बाद में उनको एक समिति के सामने उनका औचित्य प्रस्तुत करना होता था कि कौन सी शक्ति का प्रयोग किस कारण से किया गया था। तो इस प्रकार का जो अधिनायक तंत्र का जो अर्थ है वो प्राचीन काल से लेकर पिछली शताब्दी के मध्य तक प्रचलित था। एमिलिया के शासक थे फेरिन। उन्होंने 1859 ईस्वी में, सिसिली के शासक थे गैरीबाल्डी। उन्होंने 1860 ईस्वी में अपने आप को इसी प्रकार अधिनायक घोषित किया था, परंतु उनके अधिनायक बनने का उद्देश्य अपने देश में जन कल्याण करना था। और कार्ल मार्क्स ने भी इसी प्रकार का एक शासन व्यवस्था का प्रयोग किया था, जिसको हम सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र कहते हैं। उसका उन्होंने प्रतिपादन करते समय लोक कल्याण को ही ध्यान में रखकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के बारे में हमें बताया था। तो इस प्रकार प्राचीन काल में जो अधिनायक तंत्र था, उसके लक्षणों को हम देखेंगे और वो किस प्रकार से आजकल के जो अधिनायक तंत्र हैं उनसे भिन्न था। तो आइए हम देखते हैं अधिनायक तंत्र का जो प्राचीन स्वरूप था उसके क्या क्या लक्षण थे। तो प्राचीन काल में अधिनायक तंत्र विधियों के द्वारा सीमित रहता था। उसके ऊपर कुछ कानूनी रोक लगी हुई थी, वो मनमानी नहीं कर सकता था। दूसरा, अधिनायक तंत्र का उद्देश्य लोक कल्याण करना था। लोक कल्याण की स्थापना के लिए अधिनायक तंत्र की स्थापना की जाती थी। अधिनायक तंत्र को वैधता प्राप्त रहती थी, यानी जनता की सहमति प्राप्त रहती थी। और अधिनायक तंत्र उत्तरदायी होता था, जनता के प्रति उत्तरदायी होता था। और अधिनायक अस्थायी था, उसका पद लंबे समय तक वो अपने पद पे नहीं बना रहता था। ज्यों ही संकट का काल समाप्त होता था, उसको पद त्याग करना होता था और उस दौरान समस्त शक्तियां अधिनायक में निहित रहती थी। तो इस प्रकार प्राचीन काल में अधिनायक तंत्र में अधिनायक विधियों के द्वारा सीमित रहता था, उत्तरदायी शासन था, लोक कल्याण की भावना प्रमुख रहती थी, उनको वैधता प्राप्त रहती थी और
अधिकांश जनता उनके अधिकारों के प्रयोग में सहायक व समर्थन होती थी, यानी उनको वैधता प्राप्त होती थी। तो प्राचीन काल में जो अधिनायक तंत्र था वह जनता के लिए ही होता था।